मोदी सरकार की और खासकर मोदी जी की एक खासियत है कि वो अपने को बचाने के लिए, देखिए, ये जो इन्होंने ट्रंप के सामने अपना सर झुका दिया है या उनके पैर पकड़ लिए हैं, ये सिर्फ अडानी की वजह से नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं और मधु किश्वर कह रही हैं, इसमें सच्चाई है कि अमेरिका के CIA के पास मोदी जी के उस तरह के टेप्स हैं, चाहे वो एप्स्टीन में हो या एप्स्टीन के बाहर हो, एप्स्टीन टेप्स के बाहर हो, उनके पास उस तरह की इंफॉर्मेशन है जिस पर मोदी जी को वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये तो इस सरकार की और खासकर मोदी जी की खासियत रही है कि अडानी को बचाने के लिए, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, देश को पूरा बेच सकते हैं। अडानी और अंबानी के फायदे के लिए देश को बेच सकते हैं और यही काम हो रहा है। और अरुण कुमार जी जो बात कह रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल सही लगती है कि इनका तेल का भंडार करीब करीब खत्म होगा और आप देखिएगा कि अभी राशनिंग शुरू होगी। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा दाम बढ़ाया है, अभी दाम और बढ़ेंगे, काफी बढ़ेंगे और उसके बाद राशनिंग होगी पेट्रोल डीजल वगैरह की। जिस तरह से एक तरह से गैस की राशनिंग हो रही है, उसी तरह से पेट्रोल डीजल की भी राशनिंग होने वाली है। अच्छा, ये जो स्थिति है, मैंने तो पिछले 20 वर्ष में कभी नहीं देखा। कम से कम 30 साल हो गए मुझे भारतीय राजनीति पर एक नजदीकी निगाह रखते हुए और उसकी ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए, विश्लेषण करते हुए। लेकिन पिछले 20 साल में मैंने ये कभी नहीं देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतने बड़े संकट की शिकार हो। स्थिति यह है कि सारी दुनिया के इस संकट तो पहले से चला आ रहा है, खाड़ी युद्ध ने उस संकट को और नजदीक ला दिया, उसको और ज्यादा तीखा कर दिया। इस वक्त इनकी हालत यह है कि इनका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो चुका है। FDI को और आकर्षित करने के लिए होल्डिंग टैक्स है, होल्डिंग टैक्स को उन्होंने कम करने या उसमें भारी कटौती करने का निर्णय लिया है। इन्हें पता है कि बहुत सारी चीजें जो लोगों के इस्तेमाल की हैं उनमें बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए उन्होंने चीनी के ऊपर चीनी के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी कल की ही घटना है। और तीसरा सबसे बड़ा संकट का पहलू यह है कि पिछले 42 महीने की सबसे बड़ी थोक मूल्य महंगाई, थोक की महंगाई 8.3% का आंकड़ा है। वास्तविक आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है, उस आंकड़े को भी ये इंडेक्स के चक्कर में और घटा के पेश करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो सवाल ये है, इस स्थिति से ये कैसे निपटेंगे? देखिए, ये तो डेट अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी पैसा लेते जा रहे हैं। आगे की पीढ़ियों, आगे की जो आने वाले लोग हैं, उनके सामने संकट बढ़ाते जा रहे हैं। फॉरेन डेट, इंडियन डेट, हर तरह की गवर्नमेंट डेट जो है, कितने लाख करोड़ बढ़ गई पिछले 12 साल में। 70 लाख करोड़ या कितनी उसके आंकड़े हैं। तो इनको कोई परवाह नहीं है। इनको देश गड्ढे में जाए, देश भाड़ में जाए, लोग भाड़ में जाए। जैसे देखिए, नीट की परीक्षा जो हुई, यानी कि हर बार पेपर लीक हो रहा है, हर बार वही माफिया सामने आ रहा है, हर बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही के सामने ये सब लीक हो रहा है। लेकिन उन लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है जो उसके इंचार्ज थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था, उन लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है और ये व्यवस्था चलने दी जा रही है। यानी आप देश के युवाओं के साथ पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनकी पूरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने बेरोजगारी का दर इतना बढ़ा दिया, आज इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। आप तो अपना विदेश यात्रा में अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। अपने दोस्तों का फायदा कराने के लिए आप विदेश यात्रा करते हैं। हर जगह अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का काम और उसको बचाने के काम के लिए आप निकल जाते हैं।
और यहाँ पर अंबानी का फायदा कराते जा रहे हैं। तो इनको बस अपने जो दोस्त लोग हैं, जो इनको पैसा देते हैं, जो अपने मीडिया चैनल्स इनकी खिदमत में पेश करते हैं, उनका फायदा कराना है। देश चाहे भाड़ में जाए, क्योंकि इनको अब पब्लिक ओपिनियन से कोई डर नहीं लगता। इनको लगता है पूरे व्यवस्था इनके कब्जे में है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पूरा खेल किया है अब की बार बंगाल में, कि अब तो सारी ये सब खबरें पुख्ता हो गई हैं कि भाई इन्होंने काउंटिंग स्लो करवा दी, जब जहां जहां हार रहे थे वहां काउंटिंग स्लो करवा दी, जहां जीत रहे थे वहां काउंटिंग तेजी से करवाई। 2 बजे तक जब इन्होंने सब मीडिया में ये चलवा दिया कि अब तो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत गई है वगैरह वगैरह, उसके बाद 2 बजे तक तृणमूल कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट्स को भगा दिया और उसके बाद फिर सारे काउंटिंग में धांधली करी गई। अब तो मतलब, और इलेक्शन कमीशन ना तो उसके वीडियो दे रहा है काउंटिंग के, ना ही कोई पारदर्शिता, यानी कुछ भी पारदर्शिता नहीं है। हर चीज रात के अंधेरे में धांधली के संग चल रही है। तो इनको लगता है कि अब कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक ओपिनियन देखिए, आज मुझे लगता है कि मोदी जी की जो छवि है दुनिया में बहुत खराब, देश में बहुत खराब है। पब्लिक ओपिनियन में इनका कोई वो वर्चस्व नहीं है। ये जो चुनाव जीत रहे हैं सिर्फ पूरी व्यवस्था पर काबिज बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, सारे सेंट्रल फोर्सेस इनका काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इनका तोता बना हुआ है, जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं और सब फर्जी चल रहा है। अच्छा, ये एक आपने जो इलेक्शन कमीशन वाला जिक्र किया, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। हम लोग इसी से मिलती जुलती इसी के इर्द गिर्द हम लोग भी अपने तर्क पेश करते हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाया है कि सरकार कैसे अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्त चुन सकती है, क्यों नहीं उसके अंदर मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए, क्यों नहीं एक निष्पक्ष पार्टी भी वहां पे होना चाहिए। ये तो आपको क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है, इस रुख में कोई दम लगती है जिससे वो चुनाव आयोग को चुनने का सरकार ने जो एक संदिग्ध विधि निकाली है, इसके जरिए वो अपने प्यादों को चुनाव आयोग में बैठा देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा या सिर्फ ये ऑब्जर्वेशंस के लेवल पे ही, स्तर पे ही बात रह जाएगी, या वास्तव में कोई इससे अंतर पड़ेगा? ठीक है, अभी तो ये ऑब्जर्वेशंस आए हैं। हाँ जी जी। और ये भी ऑब्जर्वेशन आया उनका कि क्यों ना इस केस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया जाए, यानी कि फिर कई साल तक टल जाएगा। अभी तो ऑलरेडी 2-2.5 साल टल गया है। जनवरी 2024 में ये पिटिशंस फाइल हुई थी जी। अब उनकी सुनवाई शुरू हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए ये इस कानून को रद्द भी कर देते हैं तो रियल टेस्ट तब आएगा। देखिए, कानून ये कहता है कि अगर कानून रद्द हो जाता है तो उस कानून के तहत जो कुछ हुआ हो वो सब भी रद्द हो जाएगा। यानी कि ज्ञानेश कुमार वगैरह का अपॉइंटमेंट जो हुआ है ये भी रद्द हो जाएगा। कानून ये कहता है। तो क्या ये रिट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है क्या? नहीं, तो कानून ही कहता है कि जो भी काम उस अवैध कानून के तहत हुआ वो सब रद्द हो जाता है ऑटोमेटिकली, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट उसको सेव करे। तो मेन टेस्ट इसमें कोर्ट का तब आएगा कि क्या ये लोग फॉलो थ्रू करते हैं कि नहीं। देखिए, इस कानून को तो रद्द कर सकते हैं, शायद कर भी देंगे, लेकिन उसको फॉलो थ्रू करते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं कि उसके तहत जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ वो भी रद्द हो जाएगा, ये करते हैं कि नहीं, ये रियल क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कानून रद्द भी कर दिया, वो दूसरा कानून ले आएंगे, उसमें स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट को डाल देंगे। या मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, एलओपी और चीफ जस्टिस और स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट, फिर से उनकी मेजॉरिटी हो गई। स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट तो उन्हीं के आदमी हैं। तो इसलिए मेन टेस्ट ये होगा कि वेदर सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 कानून अगर रद्द करती है तो उसके बाद इनके अपॉइंटमेंट रद्द करती है कि नहीं, और दूसरा कि ऐसा आदेश देती है कि नहीं जिससे सिर्फ उनके मंत्री ही नहीं, मतलब
लॉ ये है कि डोमिनेंट पावर सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट्स की। तो एक तो डोमिनेंट पावर हो गई कि सीधे उनके मंत्री हैं, और दूसरी डोमिनेंट पावर दूसरी तरह से हो गई कि उनके डायरेक्ट अपॉइंटीज हैं। चाहे आप गवर्नर को बना दीजिए उसमें, चाहे वाइस प्रेसिडेंट को बना दीजिए, चाहे स्पीकर को बना दीजिए, तो उनके डायरेक्ट अपॉइंटीज हैं सरकार के। तो इसलिए उन पर भी अगर प्रतिबंध लगता है तब जाकर कुछ इफेक्टिव राहत मिलेगी। इसकी क्या संभावना है? आपकी निगाह में तो कानून के पंडित हैं और प्रैक्टिशनर भी हैं, आपकी निगाह में क्या इसकी कोई संभावना है? क्योंकि ये भारत में लोकतंत्र वास्तव में रहेगा कि नहीं रहेगा, सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर चुनाव आयोग इस तरह से काम करता रहा जैसे अभी काम कर रहा है, फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है, हर तरह की धांधली हो रही है, अपने ही रूल्स को हर तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन कोर्ट उस हद तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, मुश्किल लगता है मुझे। अच्छा, अब हम लोग इस चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं। एक जिज्ञासा मेरे मन में है, आपको ये लगेगा कि मैं कुछ अजीब सा सवाल पूछ रहा हूं और कॉन्स्पिरेसी थियरी सी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। देखिए, अभी जब मोदी सरकार एक बहुत ही कमजोर दौर से गुजर रही है, अर्थव्यवस्था में उसकी जो बदइंतजामी है वो खाड़ी युद्ध के कारण उसके पूरी तरीके से गले पड़ गई है। उसके ऊपर एक आरोप है कि एसआईआर के जरिए तमाम तरह की बेईमानियां करके उसने बंगाल का चुनाव जीता, और ये एक बहुत बड़ा विवाद है। चुनाव जरूर जीत लिया है, लेकिन विपक्ष भी वोट चोरी के सवाल पर, जो पहले एक नहीं हो रहा था, क्षेत्रीय ताकतें एक होने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब चुनाव में हार गई हैं, तो अब वो वोट चोरी के मुद्दे के इर्द गिर्द वो एक होने की तैयारी कर रही हैं, और ये मोदी सरकार के लिए एक संभावित खतरा इसमें बनता है उसके अंदर। ऐसी स्थिति में अचानक हम देखते हैं कि एक बरसों पुराना मुकदमा है भोजशाला वाला, उसका फैसला आ जाता है। अच्छा, अब वो फैसला आ जाता है, अब चारों तरफ मीडिया का आक्रमण उसी के ऊपर इर्द गिर्द होने लगता है। तमाम फिर मुस्लिम प्रवक्ता, हिंदू प्रवक्ता, सब वो बैठे हुए हैं, टीवी पे जो खिड़कियां बनाई जाती हैं उनके अंदर, और फिर से एक पूरा, और तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के हिंदूवादी त्रिपुंड लगाए हुए और वो पीला वस्त्र पहने हुए फिर से पुराने राम जन्मभूमि आंदोलन के मोड में दिखाई पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई वैसा आंदोलन शुरू हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार का फैसला जो इस मौके पर आया है, उसमें इस बात का पूरा अंदेशा है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ जो एक बात बन रही है, उस बात को फिर से डिरेल कर दे, या उसके अंदर कोई एक सांप्रदायिक स्पिन दे दे। कौन सा फैसला आपने बोला? ये भोजशाला वाला, जो धार में जो भोजशाला वाला मामला लटका हुआ था, तो वहां पर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि वो राजा भोज का बनाया हुआ संस्कृत की पाठशाला है, वो मुसलमानों की, मुसलमान कहते हैं कि 700 साल से हमारा इसके ऊपर कब्जा है, हमें आप नमाज पढ़ते थे। तो वो बहुत इस वक्त तो सब जगह मीडिया में वही दिखाई पड़ता है, आज की घटना है शाम की ये, और ये बहुत पुराना मामला, बहुत दिनों से, न जाने कब से इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तब भी उन्होंने ये मुख्यमंत्री बनने के लिए जो आंदोलन किया था उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ, तब भी उन्होंने ये मसला उठाया था उन्होंने, तब से ये मसला लटका हुआ है। ये एक तरह से मध्य प्रदेश का राम जन्मभूमि आंदोलन है ये। इस तरह के फैसले तो बीच बीच में आते रहते हैं। कभी ज्ञानवापी मॉस्क में खुदाई के आदेश हो जाते हैं, कभी किसी और मॉस्क में हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाने की जरूर एक कोशिश करी, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा, और हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट वगैरह तो, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो काफी हद तक ढह गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं ढहा है। अभी भी वहां पर इंडिपेंडेंट जजेस हैं जो कि सरकार के खिलाफ फैसले देते हैं, दे सकते हैं वगैरह। लेकिन हाई कोर्ट्स की तो हालत और बदतर हो गई है। हाई कोर्ट्स तो और ज्यादा ढह चुके हैं, और
इसलिए और हाईकोर्ट के जजेस जो चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट आ जाए किसी तरह से, वो और सरकार के सामने ढह जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार की इच्छा के बगैर कोई सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकता। एक तरह से सरकार ने अपना वीटो बना लिया है। कोई भी जज की नियुक्ति सरकार की इच्छा के बगैर अब नहीं हो सकती। जो इन्होंने जिस तरह से अपना दांव चला है, इफेक्टिवली कोई जज की नियुक्ति सरकार की सहमति के बगैर नहीं हो सकती है। तो इस स्थिति में मुझे कभी-कभी लगता है कि शायद इसके पीछे भी कोई योजना है। इस प्रकार के फैसले ऐसे समय पे आना जो है, क्या इसके पीछे कोई योजना होती है? क्या इसके पीछे सरकार की गोटी लाल करने के लिए इस तरह के फैसले अचानक दे दिए जाते हैं या क्या? ये मुझे पता नहीं है। आप इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है? ये देखिए, बहुत सारे फैसले जो न्यायपालिका से होते हैं, चाहे हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट से, सरकार के इच्छा के अनुसार या सरकार के दबाव में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये भोजशाला वाला जो मामला है, सरकार के दबाव में किया गया है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरह से आज न्यायपालिका की फंक्शनिंग हो गई है, उसमें कोई भी फैसला, बहुत सारे फैसले इस तरह से आ रहे हैं जो सरकार चाहती है। थोड़े बहुत सरकार के चाहने के विपरीत भी आ जाते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। ज्यादातर हम यही देख रहे हैं कि जो सरकार चाहती है वो न्यायपालिका से करवाने में अब सक्षम हो गई। जब नई मोदी जी की सरकार बनी थी तो उनके एक वरिष्ठ मंत्री से मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात में काफी देर उनसे बातचीत हुई। उन दोनों थोड़ा सा इतना आत्मविश्वास नहीं था इन लोगों में, क्योंकि सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए थे। तो उनका कहना ये था, बातचीत में उन्होंने ये कह दिया कि हम जो चाहते हैं जज वही फैसला देते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कई फैसले होते हैं जो आपके खिलाफ भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा उनमें हमारी दिलचस्पी कम होती है। हाँ, ये बात सही है कि देखिए, छोटे मोटे फैसले सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन अब जो बड़े फैसले हैं, जो हैं अहम हैं, जिसमें सरकार का बहुत जोर है, जोर लगा हुआ है, वो फैसले सरकार के खिलाफ होना अब करीब करीब देखने को नहीं मिलता। अब एक फैसला ऐसा था, ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड का, जब भी मैं ये तर्क देता हूं अपने मित्रों को तो कहते हैं नहीं देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला किया और वो तो सरकार के खिलाफ चला गया। तो ये फैसला हुआ, हालांकि ये बात सही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज जरूर कर दिए, उन्हें गैर कानूनी असंवैधानिक करार दे दिया, लेकिन उन बॉन्ड्स के जरिए जो भी धन समेटा गया था, सबसे ज्यादा भाजपा के खाते में गया था, उस धन को तो उन्होंने अवैध घोषित नहीं किया। उस धन की वापसी की तो बात नहीं की गई, वो तो उन लोगों के पास ही रह गया। अवैध तरीके से जो धन प्राप्त किया गया असंवैधानिक तरीके से, उसको तरीका असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन उस धन को असंवैधानिक घोषित नहीं किया। तो ये जो तरीका है फैसला देने का, इससे तो कुल मिला के जो फैसला सरकार के खिलाफ लग रहा है, वो उस फैसले में भी सरकार को बचा लिया जाता है। देखिए, उसमें तो और भी भयंकर चीज हुई थी। हम लोगों ने पिटीशन फाइल करी उसके बाद कि अब जो पारदर्शिता हुई है और जो ये पता लगा है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को दिए, उससे साफ जाहिर है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड ज्यादातर घूस के तहत दिए गए हैं। उन कंपनियों ने दिए जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही थी, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, उन पार्टियों को दिए जिनकी सरकारें कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, उन कंपनियों ने दिए जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी लगी हुई थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को देने के बाद सीबीआई और ईडी का शिकंजा छोड़ दिया गया। उन कंपनियों ने दिए जिनके जो ड्रग कंपनीज थी, दवाई बनाने वाली, जिनकी सब स्टैंडर्ड ड्रग्स पर एक्शन हो रहा था, और उसके बाद जब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भाजपा को दे दिए तो ड्रग कंट्रोलर ने अपने हाथ खींच लिए। तो ये तो सीधा सीधा घूसखोरी और अपराध का मामला था। हमने बोला कि इसमें एसआईटी बनाकर जांच करवाइए और इनको दंडित करिए। ये तो साफ
दिख रहा है कि ये घूस की तौर पर दिए गए हैं, लेकिन वो भी नहीं करवाया गया। और यही बात हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ये इलेक्शन कमिश्नर का कानून रद्द भी कर दें, उसके बाद अगर इन लोगों का अपॉइंटमेंट स्ट्राइक डाउन नहीं करते, जो कि कायदे से करना चाहिए, कानून यही कहता है कि जब कोई कानून अवैध डिक्लेयर किया जाता है तो उस कानून के तहत जो भी काम हुआ होता है वो भी अवैध हो जाता है, अनलेस कि कोर्ट उसको सेव करे अपने 142 आर्टिकल 142 के जुरिस्डिक्शन में। सुप्रीम कोर्ट अवैध काम जो हुए हैं अवैध कानून के तहत उसको सेव कर सकता है। लेकिन यही तो रियल टेस्ट है कि अगर आप सिर्फ कानून को, वो तो फिर से वैसे ही कानून ले आएंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं होएगी।